तो वेलकम स्टूडेंट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और एंड ऑफ द वीडियो हम लोग लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन सीखेंगे। तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या है, नाम से लग रहा है, ये एक क्यूबॉइडिकल शेप की ग्लास की स्लैब होती है। अगर इससे इसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखें तो ये मैंने एक ग्लास स्लैब बनाई है, ठीक है। ये पैरामीटर्स जो है वो एक ग्लास स्लैब के हैं। अब क्योंकि ग्लास स्लैब को हमने एयर में प्लेस किया है तो डेफिनेटली इस केस में लाइट एयर से ग्लास में आएगी। लेकिन आपको पता है कि केसेस चेंज हो सकते हैं। हो सकता है ग्लास स्लैब को वाटर में इमर्स किया गया हो, सराउंडिंग में वाटर भी हो सकता है, तो लाइट वाटर से ग्लास में आ सकती है। तो बहरहाल 99.9% केस में तो लाइट एयर से ही ग्लास में आएगी कि अंडर वाटर तो पार्टिकल भाई स्विमिंग पूल में ले आके पार्टिकल तो होने नहीं है। तो लाइट का रिफ्रैक्शन पड़ना है ग्लास स्लैब से। तो चलिए देखते हैं, अगर ये एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ओ पर, एओ इज द इंसिडेंट रे, तो पॉइंट ओ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको पता है कि भाई देखिए लाइट का ये पाथ है। अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करूं तो देखिए लाइट ये इसका और लाइट का पाथ था, ये था। लेकिन क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम में, भाई एयर से ग्लास में आ रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो डेविएट तो होगी, स्पीड रिड्यूस हो रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर बेंड होकर के, अगर मान लीजिए कि इसका एंगल है रिफ्रैक्शन का वो है R1। क्या है? R1। और ये सेकंड जो सरफेस है जो सेपरेट कर रहा है ग्लास को एयर से। फर्स्ट सरफेस एयर को ग्लास से सेपरेट कर रहा था, सेकंड सरफेस सेपरेट कर रहा है ग्लास को एयर से। देखिए, अगर मान लीजिए पॉइंट बी पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो ये तो हम न्यूमेरिकली दिखा सकते हैं कि भाई क्योंकि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो बोथ द सरफेस PQ एंड RS विल बी पैरेलल। अगर ये सरफेसेस पैरेलल हैं तो उन पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर्स भी पैरेलल होंगे। तो अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R ही होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो रे आप देख रहे हो OB, ये OB रे A से O तक ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये जो OB आप रे देख रहे हो ये रे है रिफ्रैक्टेड रे, विच इज ट्रैप्ड इनसाइड द ग्लास स्लैब। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। और अब बात करते हैं भाई, क्योंकि लाइट बी पर इंसिडेंट हो रही है R एंगल पे और ग्लास से एयर में जा रही है, यानी कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ग्लास से एयर में जा रही है, डेंस से रेयर में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो रे बाहर निकल रही है यही रे है इमर्जेंट रे। तो अगर ये आई एंगल था, ध्यान देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये साइन आई अपॉन में साइन आर अगर ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। मान लीजिए एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम ई ले रहे हैं, तो यही लाइट जब ग्लास से एयर में जा रही है तो जी म्यू ए के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो ई लिए गया है। तो साइन आर बाई इंसिडेंट, यहाँ पे ग्लास टू एयर के लिए इंसिडेंट एंगल आर है और रिफ्रैक्टेड एंगल ई है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जी म्यू ए
वन अपॉन में ए म्यू जी लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन साइन ई, वन अपॉन ए म्यू जी। अगर ए म्यू जी साइन आई बाई साइन आर है तो उसका रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स साइन आर अपॉन में साइन आई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन आर अपॉन में साइन ई। ये सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कि ये ई एंगल आई के इक्वल है, ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो देखिए साइन आई अगर साइन ई के इक्वल है तो हमें पता है कि अगर रेशियो इक्वल है ट्रिग्नोमेट्रिकल तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यानी कि जिस एंगल पर रे इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पर रे इमर्ज आउट भी होगी। और ये प्रूविंग वैसे खैर 10th लेवल पे नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि अभी आप 10th में हैं, फिर कभी 12th में भी आएंगे, भगवान करेगा साइन साइड से अगर मोह भंग नहीं हुआ तो अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन आपको वहां पर देखेंगे। तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, डुअल रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट टाइम एयर टू ग्लास हो रहा है, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सेकंड टाइम ग्लास टू एयर हो रहा है, लाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होती है वो दोनों ही पैरेलल होती है। अब जो टॉपिक लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इन दोनों के बीच ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे, इस डिस्टेंस को ही कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। किससे शो किया हमने? डी से। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक छोटा सा पहले इसके लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद आपको डिपेंडेंसी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप मान लीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने सी, तो ट्रायंगल ओ बी और सी की बात करें तो इन ट्रायंगल ओबीसी, भाई ये आर है ये आई था, तो ये डेविएशन कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। और ओ बी सी ट्रायंगल के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है बीसी, यही फाइंड करना। तो साइन ऑफ आई माइनस आर बराबर बीसी अपॉन ओबी, बीसी अपॉन ओबी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बीसी के लिए, ओबी इंटू साइन आई माइनस आर, बीसी ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अब ओबी की अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, इसी नॉर्मल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया ऐसे, ओ एम बी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम बी इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस। तो अगर हम कॉस लगाते हैं, कॉस बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ एम अपॉन ओ बी। अब देखिए ओ एम जो है ये पी क्यू और एस आर के बीच का सेपरेशन है, यानी कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है। क्या है ये? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो यहां से अगर हम OB की वैल्यू देखें तो OB बराबर क्या हो जाएगा? OM अपॉन में कॉस आर, यानी कि T अपॉन में कॉस आर, जहां पे T क्या है? थिकनेस है। और ये वैल्यू OB की उठा करके अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट कर देते हैं OB इन इक्वेशन नंबर 1। और जिनको प्रूफ नहीं देखना है 10th क्लास में वो प्योरली प्रूफ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में कहीं पर भी इसकी प्रूविंग है ही नहीं। कंसाइज में अगर आप देखेंगे ICSE के स्टूडेंट तो उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, ये प्रूविंग नहीं दी गई है। तो अगर आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो, वरना मेरे ख्याल से खैर इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो OB की वैल्यू जब रखिए, OB की वैल्यू रखेंगे T बाई कॉस आर, तो T साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया है वो आप देख सकते हो। तो देखिए यहां पर देना फॉर्मूला BC यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट D का जो फॉर्मूला आया T ऑफ साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। ये फॉर्मूला कंसाइज में डायरेक्ट दिया गया, डेरिवेशन नहीं है। देखिए डेरिवेशन को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था कि पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से देखिए कि किन किन फैक्टर्स पे
लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, तो पहला जो फैक्टर है वो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि ये ग्लास स्लैब की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में वो भी उतना ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर वीडियो को पॉज करके आप ये प्रूफ नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि किस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, तो पहला पॉइंट ये हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी में कि फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो देखिए पहला जो पॉइंट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, और डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि थिकनेस जितनी ज्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना हाई होगा, थिकनेस कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी कम होगा। सेकंड आप देख सकते हो I माइनस आर, अगर I की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कैसा डिपेंडेंसी है, मोर द I मोर द D, यानी कि अगर I इंक्रीज हो रहा है तो D इंक्रीज हो रहा है, I रिड्यूस हो रहा है तो D रिड्यूस होगा, यानी कि ये भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन ही है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो R के लिए देखिए ध्यान से, किसी भी गिवन I के लिए R क्या होगा ये उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर म्यू की वैल्यू लार्ज होगी तो R की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, म्यू की वैल्यू स्मॉल होगी तो R की वैल्यू उतनी लार्ज नहीं होगी। तो ये जो आपका थर्ड फैक्टर है D डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए कभी अकेले मीडियम में नहीं होता है, ऑफ पेयर ऑफ मीडिया एंड ऑन फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि सेम एक्सपेरिमेंट हम सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए सेम एंगल सेम थिकनेस के करें, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट में हम वॉयलेट कलर की लाइट को यूज करें, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम रेड कलर की लाइट को यूज करें, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वॉयलेट के लिए हाई होता है और रेड के लिए लो होता है। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा वेवलेंथ चेंज होने पे, तो दोनों कलर के लिए जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑल्दो द अदर जो फैक्टर्स जैसे I A T ये सेम है होने के बावजूद D की जो वैल्यू आएगी वो डिफर आएगी, यानी कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और कैसा रिलेशन है कि T अगर इंक्रीज होगा तो D की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और सेकंड जो है कि T डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये भी डायरेक्ट रिलेशन, I अगर इंक्रीज हो रहा है तो D की वैल्यू बढ़ रही है, I रिड्यूस हो रहा है तो D की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तीसरा जो है D रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, और ये भी डिपेंडेंसी डायरेक्ट रिलेशन है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम सब कुछ कांस्टेंट रखें, I कांस्टेंट रखें, T कांस्टेंट रखें, एयर और ग्लास भी मतलब पेयर ऑफ मीडिया भी कांस्टेंट रखें, लेकिन वेवलेंथ डिफर ले लें, तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। तो क्योंकि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वॉयलेट कलर की लाइट के लिए रेड कलर के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो T थिकनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और म्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है म्यू के अलावा वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, तो वो कोई नया पॉइंट नहीं है, क्योंकि म्यू पे डिपेंड करना, देखिए म्यू का मतलब पेयर ऑफ मीडिया के साथ साथ म्यू वेवलेंथ डिपेंडेंट भी होता है। पिछले वीडियो में हमने कायदे से एक्सप्लेन किया था कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। स्मॉल वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, लार्ज वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे स्मॉल होती है 4000 से 4400 एंगस्ट्रॉम, और रेड की सबसे ज्यादा होती है 7000 से 7800। इसलिए वॉयलेट कलर के लिए सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा
तो सेम एंगल पे अगर मान लीजिए रेड लाइट इंसिडेंट हो रही है, वायलेट इंसिडेंट हो रही है, सेम ग्लास स्लैब है यानी थिकनेस भी सेम है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो भी वायलेट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट रेड के लेटरल डिस्प्लेसमेंट से हाई होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको लिंक में पीडीएफ के सेंड कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो है एक्चुअली एक प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल बोर्ड पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल आपके हर स्कूल में रिफ्रैक्शन का जो लॉज है इसके प्रूविंग कराई जाती है। इसके प्रूविंग के लिए आपको एक ग्लास पेपर लेना होता है। ग्लास पेपर के ऊपर आपको एक रेक्टेंगुलर शीट रखनी होती है, ग्लास स्लैब, सॉरी क्या रखनी होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हमारे पास ग्लास स्लैब तो है नहीं, आपको दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि PQRS ये हमने ग्लास स्लैब रखी और रख करके उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली, फिर ग्लास स्लैब को अलग कर लिया। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ कर ली AO, एक रे इंसिडेंट कराई, और कहीं पर यहां पर हमने दो पिन A और पिन B को इसी लाइन पर स्टैंड कराया वर्टिकली। अब आपको क्या करना है, ग्लास स्लैब को वापस यहां पर रखना है और ग्लास स्लैब को यहां पर रख करके इस एंड से आपको ऐसे देखना है। इन पिन्स A और पिन B की इमेज आपको ड्रॉ करनी है और वहां पे इमेज पे दो पिन आपको, मान लीजिए ये A B है और इसकी जो इमेज आ रही है वो आ रही है C और D। थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको लग रहा हो सब क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए जब मैं फिगर बनाऊं तो देखिए लाइट एयर से ग्लास में आई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये पॉइंट B है, और फिर जब ग्लास से एयर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इमर्जेंट रे पर ही आपको ये जो तो इन पिन से जाते हुए जो इमर्जेंट रे है, जब आप नॉर्मल स्पॉट पे ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल अगर आई है और ये जो रे आपकी OB है ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और O के बीच का एंगल R है। I नोट करिए, R नोट करिए, साइन I अपॉन में साइन R, ये रेशियो निकालिए। फिर यही प्रैक्टिकल आप 3-4 बार और रिवाइज करिए डिफरेंट एंगल पे। भाई आपने फिर ग्लास स्लैब हटा दी और दोबारा आपने क्या किया कि ग्लास स्लैब को PQR से रिमूव करने के बाद आपने अदर देन I एंगल पहले लिया था, अभी आप I2 एंगल पे इंसिडेंट कर दिए। फिर देखिए I2 का रिस्पेक्टिव एंगल R क्या आ रहा है, तो इस तरह से I2 अगर मान लीजिए रिस्पेक्टिव एंगल सेम एंगल करने पे R2 आ रहा है तो आपने साइन I1 अपॉन में साइन R1 निकाल लिया। फिर प्रैक्टिकल को रिवाइज किया आपने, फिर से रे को इंसिडेंट कराया मान लीजिए I2 एंगल पे, जिसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मान लीजिए R2 मिल रहा है। तो आपने देखा कि हर बार साइन I अपॉन में साइन R का जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, और ये साइन I अपॉन में साइन R का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो यही तो है क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिकल करना और फिर एंगल्स में मान लीजिए साइन आपने 40 डिग्री लिया तो 40 डिग्री लिया तो आपके पास टेबल हो या फिर आपके पास कैलकुलेटर हो तभी आप देख सकते हैं। लेकिन इसका मैं आपको इजी अल्टरनेट मेथड आपको समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपने ग्लास स्लैब ली, PQRS उसकी आउटलाइन ड्रॉ करी और ये आपने एक इंसिडेंट रे कंसीडर करी A1, पॉइंट O पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर पूरा बाकी प्रैक्टिकल वही कि आपने यहाँ पे दो पिन लगाई A और B और इन पिन्स की इमेज आपने देखी, वो कहीं पे ये C और D ऑब्टेन हो रही थी इमेज, ये आपकी इमर्जेंट रे हो जाएगी। बाकी सब कहानी सेम है, देखिए बस इट इज
bending towards the normal, ये move away from the normal। देखिए ध्यान से, आपको प्रैक्टिकल रिवाइज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे O पर आप कोई भी एक सर्किल ड्रॉ करिए किसी भी रेडियस का। जैसे मान लीजिए आपने एक सर्किल ड्रॉ किया R रेडियस का, वो सर्किल इंसिडेंट रे को पॉइंट मान लीजिए M पे इंटरसेक्ट कर रहा है और रिफ्रैक्टेड रे को N पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे को N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M डैश इस नॉर्मल पे, N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया N डैश। अब स्केल से ये परपेंडिकुलर की लेंथ मेजर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ध्यान से देखिए, साइन आई बराबर किसमें, इन ट्रायंगल ओ एम डैश, ओ एम डैश, साइन आई इज इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी एम डैश अपॉन में एम ओ तो रेडियस है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ओ एन डैश, साइन आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एन डैश अपॉन में ओ एन, एमओ भी रेडियस है, एनओ भी रेडियस है। अगर आप साइन आई अपॉन में साइन आर करते हो तो एम डैश अपॉन में एमओ अपॉन एन डैश अपॉन में ओ एन, और ओ एन से एमओ क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि एमओ और ओ एन दोनों ही रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, कैंसिल तो हो ही जाएगा। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज जस्ट द रेशियो ऑफ perpendicular drawn from the incident ray on normal from the reflected ray on the normal। और ये देखिए, ये दोनों मेजर करना स्केल से इजी है, कोई एंगल कोई टेबल की जरूरत नहीं है। आपने फर्स्ट रे के लिए ये साइन आई अपॉन में साइन आर निकाला, फिर आपने कोई और रे इंसिडेंट करी, उस किसी और रे के लिए जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और होगा, परपेंडिकुलर चेंज होंगे, लेकिन रेशियो जो आप देखोगे तो एवरी टाइम यू विल गेट द सेम रेशियो। तो देखिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन पी क्यू, ये पहला लॉ है। और दूसरा साइन आई अपॉन में साइन आर जो आ रहा है, इट इज कांस्टेंट एट एवरी टाइम फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सेकंड लॉ है। तो ये था वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब से जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली कि भाई डुअल रिफ्रैक्शन होता है। पहला तो एयर टू ग्लास होगा, सेकेंड सरफेस में बाहर निकल रही है तो ग्लास टू एयर होगा। तो इसके बाद जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वैल्यू मिल रही हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं आप लोग।